सिंह और आज हम पढ़ेंगे एशियन हिस्ट्री के बारे में। देखिए, एशियन हिस्ट्री यूपीएससी पर्सपेक्टिव से एंड जो स्टेट पीसीएस एग्जाम है, सभी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि एशियन हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ इसका दी एंड है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स को थोड़ा सा हम ओवरव्यू दूंगी मैं आपको, कि आप थोड़ा सा फैमिलियर हो सके, थोड़ा सा जान सके कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद फिर हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरा वीडियो बनाने का बड़ा सिंपल फॉर्मेट रहेगा कि हम सब्जेक्ट्स लेंगे, जैसे अभी हमने एशियन हिस्ट्री लिया है, जब एशियन हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो मिडवल लेंगे या फिर पॉलिटी लेंगे, जो भी। एंड सब्जेक्ट्स लेंगे, उसके बाद इसका एक एक चैप्टर करेंगे, वो एक चैप्टर खत्म होने पे उसका एमसीक्यूज करेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एंड देन फिर दूसरा चैप्टर करेंगे, फिर तीसरा, ऐसा हमारा सीरीज पूरा चलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, पहले एशियन हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। टॉपिक्स ऑफ एशियन हिस्ट्री। देखिए, एशियन हिस्ट्री में आपको पढ़ना है, पहला चैप्टर पढ़ना है आपको, सोर्स ऑफ एशियन हिस्ट्री। देखिए, इस चैप्टर में क्या है, जैसे कि आप और मैं, अभी हम दोनों हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे पढ़ पा रहे हो हिस्ट्री को? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास इंफॉर्मेशन है हिस्ट्री की, आपने हिस्ट्री को वापस से रिक्रिएट किया है। हम इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सभी चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, तो देखो, सोर्स ऑफ एशियन हिस्ट्री में क्या लिखा ही है, नाम पे ध्यान दो आप पहले। सोर्स ऑफ एशियन हिस्ट्री, ऐसे कौन से सोर्सेज है जिसकी वजह से आप एशियन हिस्ट्री को पढ़ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, तीन टाइप की हिस्ट्री होता है। इतना बेसिक तो आपको पता होगा, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट्स को नहीं पता है, एटलीस्ट उन्हें पता चल जाए। देखो, तीन हिस्ट्रियां पढ़ते हैं। एक होती है एशियन हिस्ट्री। ठीक है, एशियन हिस्ट्री में क्या होता है ना, कि जितनी भी, जब मनुष्य पैदा हुआ था, इस धरती पे आया था, किस तरीके से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, हम पूरा वो धीरे 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 कैसे बना, कैसे फिर राज्य बने, कैसे महाराजा वगैरह राजा वगैरह आए, तो ये सारी पूरी स्टोरी जो हम पढ़ते हैं वो एशियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री आता है। मिडिवल हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? मिडिवल हिस्ट्री में आपने देखा होगा अकबर, बीरबल और जितने मुगल्स आए, मराठास आए। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, ये आके इंडिया में इन्होंने राज किया, और हम किस तरीके से जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो सारे उभरे, किस तरीके से हमने अपनी आजादी ली। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसमें? मॉडर्न हिस्ट्री में। एंड इसके बाद आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो तीन टाइप की बेसिकली भी हिस्ट्री होती है जो हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, और वो आते ही आते हैं। तो हम पहले पढ़ रहे हैं एशियंट हिस्ट्री। अब आई होप कि आपको समझ आएगा कि एशियंट हिस्ट्री है क्या। ठीक है, उसके बाद तो जो पहला चैप्टर है सोर्स ऑफ एशियंट हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि हम एशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो भैया, आपको पता कैसे है क्या एशियंट हिस्ट्री पढ़ना कैसे है, या क्या पढ़ना है, आपको कैसे पता? इसका मतलब हमारे पास कोई तो इंफॉर्मेशन होगी जिसके आधार पर हमने एशियंट हिस्ट्री को वापस क्या किया है, बनाया है। एक चीज और याद रखना, जब मैं जो अपने टाइम में तैयारी कर रही थी एशियन हिस्ट्री की, तो मुझे बड़ा डाउट होता था, क्योंकि एशियन हिस्ट्री फॉर मी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट था, बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट था। बट मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि जितना जो भी सब्जेक्ट है ना, आपको बहुत ही आम शब्दों में, सरल शब्दों में आपको समझा सकूं, जो मुझे डिफिकल्टी है वो आपको ना आए। तो मुझे क्या था कि जब मैं एशियन हिस्ट्री पढ़ती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार, जैसे कि हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो क्या हिस्ट्री को हम वापिस मतलब रिक्रिएट किए हैं, या हिस्ट्री चली आ रही है, कैसे? मतलब मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था। तो देखो, सिंपल समझ में याद रखो, हिस्ट्री तो हो चुकी है, पास्ट आपका एक बार हो चुका है। ठीक है, लेकिन आज हम पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं? जैसे कि अगर मैं कहूँ, आपका कुछ पास्ट है, ठीक है, जैसे मान लो 10 साल पहले आपने कुछ किया होगा, जो भी आपकी लाइफ की जर्नी रही होगी। अब मैं कहूँ कि भाई, मैं तो आपके बारे में जानती हूँ, आपके लाइफ के बारे में जानती हूँ, आपके पास्ट के बारे में जानती हूँ, तो भाई, मैं आपके पास्ट के बारे में कैसे जान सकती हूँ? इसका मतलब मेरे पास आपके पास्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन होगी, उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर मैंने आपका पास्ट वापिस से लिखा है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से इंफॉर्मेशन क्या हो गया, वो एक सोर्स हो गया। अब मैंने कहा कि भाई, आपका इंफॉर्मेशन मेरे पास था, इसलिए मैंने आज के डेट में आपके पास्ट को लिखा है। ठीक है, तो भाई, इंफॉर्मेशन कैसे हो सकती है मेरे पास? या तो भाई लिखित रूप में हो मेरे पास, कोई लिखे हुए में इंफॉर्मेशन हो आपकी, या फिर हो सकता है कि कोई आपके पास्ट का टाइम के, आपके समय का, मुझे कोई कोई मटेरियल मिल जाए फिजिकली, जिसे मैं छू सकूं। ऐसा कोई मटेरियल मिल जाए मुझे, मान लो आपका कोई कपड़ा मिल जाए जो आप 10 साल पहले पहनते थे, उसको मैंने कार्बन डेटिंग कराई, तो भाई मुझे पता चला कि हाँ, तो ये तो इसका कपड़ा है, और ये तो उस टाइम पे ये ऐसे कपड़े पहनते थे। आप समझ रहे हो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ?
तो सोर्स ऑफ एशियंट हिस्ट्री का सिंपल मतलब ये है कि आप जो आज एशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी जिसके आधार पर आप एशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो वो क्या इंफॉर्मेशन है जिसके आधार पर एशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, या हमने पूरा एशियंट हिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हो कि भाई एशियंट हिस्ट्री में तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, वैदिक एज आई, मौर्यन एज आया, आपको कैसे पता? इसका मतलब कोई सोर्स आपके पास होगा, उसके आधार पर आपने वापस से हिस्ट्री को क्रिएट किया है, ठीक है। एंड अब हम पढ़ रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। कोई भी डाउट कहीं भी कुछ भी आपको समझ ना आए ना, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, या तो मैं इसको एक वीडियो के थ्रू आपको समझा दूंगी, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूंगी। ओके नाउ, तो पहला चैप्टर हम जो एशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सोर्स ऑफ एशियंट हिस्ट्री, ठीक है। दूसरा चैप्टर है प्री हिस्ट्री एज। प्री हिस्ट्री एज क्या होता है? देखिए, अब हमने एक बार तो देख लिया कि एशियंट हिस्ट्री में कहाँ से हम हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि भाई ये इंफॉर्मेशन है हमें सारी एशियंट हिस्ट्री की। नाउ हम पढ़ेंगे जब मनुष्य पहली बार इस धरती पे आया, तो वो क्या वो धरती पे आते गूगल फेसबुक चलाने लगा? क्या ऐसा हुआ था? एब्सोल्युटली नॉट। जब वो धरती पर आया तो वो कैसा दिखता था, वो क्या खाते थे, वो क्या पहनते थे, वो आपस में कैसे रहते थे, क्या मैरिज जैसा सिस्टम होता था या नहीं होता था, क्या घर होते थे या नहीं होते, बेसिक चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे प्री हिस्टोरी में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि आ, कि क्या नाम है, जो हम हेमोसेपियंस वगैरह के बारे में, स्टोन एज वगैरह, ये सब हमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं, हम सारे चैप्टर पढ़ेंगे आराम आराम से। देन नेक्स्ट चैप्टर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखो, सिविलाइजेशन से आप समझ रहे हो कि काफी एडवांस होंगे, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सभ्यता थी जो काफी एडवांस थी। आज हम जितने मॉडर्न अपने आप को कहते हैं, उससे कई ज्यादा उस टाइम पे मतलब उतना एडवांसमेंट होना आई थिंक अपने आप में ही मतलब चमत्कार था। तो उस टाइम पे एक ऐसी सिविलाइजेशन रहती थी जो बहुत ज्यादा एडवांस थी। तो क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट आता है वैदिक एज। वैदिक एज में आज भी हम देखेंगे हमारी सोसाइटी जो है वो डिवाइड है कितनों में, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सोकल जो वर्णा सिस्टम है। तो वर्णा सिस्टम उस टाइम पे कैसे बना, क्या था, क्यों बना, यू नो ये जो मतलब यज्ञ वगैरह जो हो रहे थे, ये सब उस टाइम पे ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है प्री मोरियन एज, या इसे बुद्धिज्म और जैनिज्म पीरियड भी कहते हैं। प्री मोरियन एज, दो चीज समझनी पड़ेगी। एक होते प्री, एक होते पोस्ट। अब हमने कहा मोरियन एज, तो क्या मतलब हुआ इसका? मौर्यन एज, मौर्यन एज का मतलब जो मौर्य पीरियड था, चंद्रगुप्त मौर्य, नाम तो सुना ही होगा, बहुत सारे सीरियल्स वगैरह आपने देखे होंगे, ठीक है। देखो, मैं इतने बेसिक तरीके से इसलिए पढ़ा रही हूँ कि मुझे पता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हो उनको बेसिक भी अभी नहीं पता होगा, एंड दैट्स व्हाई मैं बहुत ही लेम और बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जिन लोगों को थोड़ा सा ऑलरेडी उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है एशियन हिस्ट्री, उनको समझ आ रही है, तो आप थोड़ा फास्ट मोड पर लगा के आप थोड़ा स्किप करके भी पढ़ सकते हो। ये बेसिकली उनके लिए जिनको बिल्कुल बेसिक भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो चलिए, सो देखो मौर्यन एम्पायर का मतलब क्या है, देखो मौर्यन एम्पायर में आप चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लिखा प्री मौर्यन एज, मतलब मौर्य पीरियड आने से पहले का समय कैसा था, उसमें क्या क्या होते था, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। देखो प्री मौर्यन टाइम, इसको प्री मौर्यन एज भी कहते हैं, इसे बुद्धिज्म एज भी कहते हैं, और जैनिज्म एज भी कहते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों साथ में ही डेवलप हुए थे। तो कैसे डेवलप हुआ, क्या हुआ, उससे सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई, ठीक है, क्या क्या ब्राह्मणिकल वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इसकी इनकी वजह से, बुद्धिज्म और जैनिज्म की वजह से। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, और ये एग्जाम पॉइंट से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, बुद्धिज्म और जैनिज्म की। आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, एवरी ईयर बुद्धिज्म और जैनिज्म से क्वेश्चंस आते हैं, नॉट ओनली इन प्रीलिम्स, बल्कि मेंस में भी आता है, इंटरव्यू में तो सवाल पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। ना नेक्स्ट चैप्टर आता है महाजनपद। सो महाजनपद में आप पढ़ेंगे कि अच्छा बुद्धिज्म और जब जैनिज्म राइज हो गया, तो उसके बाद हम देखेंगे धीरे धीरे से आज हम देखते हैं राज्य, क्या उस टाइम पे राज्य हुआ करता था, जस्ट इमेजिन। जैसे आज पढ़ रहे हैं मणिपुर, झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आज राज्य बन रखे हैं। आज जितने भी दूसरे देश में भी जाएंगे सबके अपने अपने राज्य हैं। ठीक है, उस टाइम में राज्य वगैरह हुआ करते थे, होते थे तो किस तरीके से चलते थे, तो वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे, महाजनपद नाम से। मैं आपको पूरा डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी। देन नेक्स्ट आता है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर देखिए, बहुत सारे अपने आप में छोटे छोटे किंगडम्स थे। अच्छा किंगडम क्या होता है, ये भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। अभी अभी मैं फटाफट आपको बढ़ाने की कोशिश करूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ जाए, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अदरवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्या, हाँ, सो मौर्यन एम्पायर में क्या होता है कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य बहुत
विशाल एंड इम्पोर्टेंट रोल, इम्पोर्टेंट किंग बने। उसके बाद अशोका है, बिंदुसार है। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इससे हमारे मतलब कौटल्य भी इसी में आएंगे, आपको पता चलेगा। तो कौटल्य किस तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला, तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट इज द पोस्ट मौर्यन एम्पायर। अब जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गया, तो पोस्ट मौर्यन एम्पायर मतलब अब मौर्यन एम्पायर के बाद का भारत कैसा दिखता था। ऑब्वियस बात है, उस टाइम में भारत नहीं था, उस टाइम पे कुछ और कहते थे। वो हम देखेंगे उस टाइम में भारत होता था, उसको क्या कहते थे, किस नाम से पुकारते थे, एवरीथिंग। तो मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन होने के बाद पोस्ट मौर्यन एम्पायर में कौन कौन से राजा हैं, क्या क्या किंगडम बना, क्या क्या हुआ उस टाइम पे, देश की हालत कैसी थी, ठीक है, उस टाइम पे ट्रेड कैसे होते थे, वो हम सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर। अगेन ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एम्पायर होता है, और इम्पोर्टेंट राजा होते हैं इसमें, जो बहुत इनके काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स है जो आज भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसके बाद पढ़ते हैं पोस्ट गुप्ता एम्पायर, मतलब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन होने के बाद का टाइम कैसा था, क्या क्या हुआ उसमें। अच्छा, पोस्ट गुप्ता एम्पायर को हर्षवर्धन पीरियड भी कहते हैं, तो ये बात आप याद रखें। अच्छा, एक चीज मुझे अभी पढ़ते पढ़ते याद, पढ़ाते पढ़ाते याद आई कि जैसे आप चैप्टर्स उठाएंगे, जैसे कि एनसीईआरटी चाहे उठाएंगे, या फिर आप आर एस शर्मा की बुक उठाएंगे एशियंट के लिए, या कोई भी आप अदर बुक उठाएंगे, देखिए चैप्टर्स जो है ना, वो किसी में 15 होगा, किसी में 10 होगा, किसी में 20 होगा, किसी में 8 होगा, किसी में 5 होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि मान लीजिए कि वो एक ही चैप्टर से 2-3 चैप्टर सारा अलग बना दिए, या 4-5 चैप्टर को एक ही चैप्टर में बना दिया। तो ये चैप्टर के नाम पे मत जाना, या चैप्टर के रैंकिंग पे मत जाना कि कितने चैप्टर है, कितने चैप्टर्स के नाम है। टॉपिक्स सारे सेम ही होंगे हर बुक में। एंड मैं जितना करा रही हूँ मोर देन इनफ है। बस एक चीज याद रखना, करंट अफेयर जो कि एशियन हिस्ट्री में बहुत कम होते हैं, बट स्टिल होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई बार क्या होता है कि कोई लोकेशन न्यूज में आ गई, तो यू हैव टू, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई मान लो भी बुद्धिज्म टूरिज्म के रिलेटेड अगर कुछ चल रहा है बातें, तो करंट अफेयर याद रखना। स्टैटिक पोर्शन में जितना कराऊंगी वो मोर देन इनफ होंगे, क्योंकि मेरा जो नोट्स होंगे वो सिर्फ बुक से ही नहीं है, बाकी बहुत अलग अलग कंटेंट से मैं अलग अलग जगह से मैंने लिए हैं। जैसे विजन आईएएस के, क्योंकि मैंने खुद विजन आईएएस से किया है, तो मेरे पास काफी है उसके लिए। तो विजन आईएएस के इसमें काफी ज्यादा इंक्लूड होंगे, दृष्टि आईएएस के काफी ज्यादा इंक्लूड होंगे। इवन दो जैसे आर शर्मा की जो बुक हो गई, एनसीईआरटी हो गई, और जो अलग अलग वेबसाइट है, सबसे मिला के ये चैप्टर को बनाया। प्रीवियस ईयर के चैप्टर्स क्वेश्चन वगैरह होंगे, उसके अकॉर्डिंग मैंने नोट्स बनाए। तो मैं जितना पढ़ा रही स्टैटिक के लिए, अगेन बोल रही स्टैटिक के लिए मोर देन इनफ है। एंड जो करंट अफेयर जो होगा वो मैं साथ साथ में आपको बताती रहूंगी, और खुद से भी करंट अफेयर करना है, किसी के भरोसे मत बैठना बिल्कुल भी, करंट अफेयर्स के ऊपर खासकर बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर देखो बहुत छोटा है, सोर्स ऑफ एशियन हिस्ट्री, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें कोई एमसीक्यूज मैं नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें चैप्टर में कुछ है ही नहीं। सिर्फ नॉर्मल तरीके से आपको समझाएं, ताकि आपको बेस बन जाए कि आप एशियन हिस्ट्री को आगे पढ़ पाओ। चलिए देखिए, अब यह है सोर्स ऑफ इंडियन एशियन हिस्ट्री। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या होता है, कि आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपके पास कोई सोर्सेज होंगे, ठीक है। उसी के आधार पर आप पढ़ रहे हो। सोर्स मतलब कोई आधार है आपके पास, कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, जिसके आधार पर आपको पता चलेगा, अच्छा एशियन हिस्ट्री में ये हुआ था, एशियन हिस्ट्री में वो हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक चीज आपको याद रखनी है, दो चीजें टर्म ज्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज अ आपको यूपीएससी एस्पिरेंट या अदर, क्योंकि आप एग्जाम अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये दो टर्म तो आपको पता होने चाहिए। स्टडी ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर एक्सेट्रा कॉल्ड इंडोलॉजी, एंड दोज हु स्टडी कॉल्ड इंडोलॉजिस्ट। देखिए, जो व्यक्ति, ठीक है, चलो अभी एक नॉर्मल तरीके से समझाती हूँ कि जब हम इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जब हम इंडिया के कल्चर के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जब उसके लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ रहे होते हैं, लिटरेचर बुक्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इंडोलॉजी कहते हैं। एंड जो व्यक्ति इसकी स्टडी कर रहा होता है, इसको क्या कहते हैं, इंडोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जस्ट सपोज हाइपोथेटिकल में दे रही हूँ कि आप स्टडी कर रहे हो हिस्ट्री की, कि आप हिस्ट्री के कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हैं, लिटरेचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप क्या हुए, इंडोलॉजी हुए, मतलब इंडोलॉजिस्ट हुए। और क्योंकि आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कल्चर के बाद, तो इसको क्या कहेंगे, इसको किस नाम से बुलाएंगे, तो इसको इंडोलॉजी कहेंगे। ये किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब किसी भी एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। ठीक है, एज अ क्यूरियोसिटी, ऐसा आपको पता होना चाहिए दो टर्म, ठीक है। अगेन तो आगे बढ़ने से पहले तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। देखो तीन चीजें होती है, एक होती है प्री हिस्ट्री, एक होती है प्रोटो हिस्ट्री, और एक होती है हिस्ट्री, ठीक है। प्री हिस्ट्री क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है नो रिटन एविडेंस ओनली आर्कोलॉजिकल मटेरियल एग्जिस्ट। क्या मतलब है इसका, देखो प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री होती है, कि हम उसको क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री को किसे कहते हैं,
जिसमें आपके पास रिटन एविडेंस हो लेकिन आर्कोलॉजिकल मटेरियल ना हो। अब ये रिटन एविडेंस है, आर्कोलॉजिकल मटेरियल समझ नहीं आया। देखो पहले मैं आपको समझाता, आर्कोलॉजिकल मटेरियल का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये फोन है, इसको मैं छू सकती हूँ। हर वो चीज, हर वो चीज जिसे आप छू सकते हो, इसे क्या कहेंगे, फिजिकल मटेरियल कहेंगे। या हाँ, इसे फिजिकल मटेरियल कहेंगे। अब जितने भी जो हमारे गवर्नमेंट, जितने भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वहाँ के जितने भी, हाँ, जितने भी डिपार्टमेंट्स के, जितने डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं, जब वो खुदाई करते हैं, हमारे जमीन में से खुदाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, बहुत पुरानी पुरानी चीजें मिलती है। जैसे पोटरी मिल गई, अनाज मिल गया, कुछ उस टाइम के उस जमाने का कोई कपड़ा मिल गया, कुछ पत्थर मिल गए, कुछ ज्वेलरी मिल गई। तो वो सारी क्या हो गई, वो फिजिकल मटेरियल तो है ना, आप उसे छू सकते हैं। ठीक है। और क्योंकि किसने निकाला है, हमारे गवर्नमेंट ने निकाला है उसको, सर्वे में लेकर जा रहे हैं और उसमें प्रॉपर रिसर्च होगा, तो उसको कह देंगे आर्कोलॉजिकल मटेरियल। समझ आ रही है, सिंपल समझे में ज्यादा माथा पेची करने की जरूरत नहीं है। सिंपल समझो कि जो फिजिकली मटेरियल खुदाई करके निकलता है ना, और वो पुराने जमाने की होती है, उसको आर्कोलॉजिकल मटेरियल कहते हैं। बस इतना ही ध्यान रखो, ठीक है। अब रिटन एविडेंस, रिटन एविडेंस जो लिखित में हो, लिखित में पहले के जमाने में क्या कागज वगैरह होते थे? स्टार्टिंग डेज में तो बिल्कुल भी नहीं होते थे। जब बिल्कुल मनुष्य धरती पे आया था और धीरे धीरे लाइफ को देख रहा था कि क्या करना है क्या नहीं, उस टाइम पे तो कागज भी नहीं हुआ करते थे, आता ही नहीं था बनाना, राइट। तो उस टाइम पे क्या करते थे, धीरे 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 क्या हुआ, वो पत्थरों पे लिखा करते थे। अब वो अपनी भाषा में लिखते थे, क्या करते थे, ड्राइंग बनाते थे, जो भी करते थे। तो वो क्या, रिटन एविडेंस तो है ना हमारे पास। उसके अभी कौन कौन सा होगा, मैं आपको पिक्चर के तौर पर भी दिखाऊंगी, ठीक है। या फिर थोड़ा सा और आगे हिस्ट्री बढ़ा, तो उन्होंने लिखना स्टार्ट किया इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप देखोगे कि आपको लिखे हुए एविडेंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हम उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्ट्री जो है वो टाइम पीरियड है जहां पे हमें रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं, लेकिन आर्कोलॉजिकल मटेरियल मिला है। और ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये है प्री हिस्ट्री वाला, जहाँ पे मनुष्य धरती पर कदम रखा था और वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, जीवन को बिता रहा था, देख रहा था, समझ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं, whatever। तो वहां पे क्या था, उनको लिखना नहीं आता था, इसलिए वहां से उस टाइम पीरियड के हिसाब से हमारे पास कोई उनका लिखित में तो कोई रूप, मतलब लिखित में कुछ भी एविडेंस नहीं है। जो भी मिला है वो समान के रूप में हमें मिला है। तो इसी को कहेंगे प्री हिस्ट्री। आई नो आपको लग रहा होगा कि मैं एक ही मतलब चीज को इतना एलोब्रेट क्यों कर रही, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो बहुत ही नॉर्मल तरीके से उन्हें बेसिक भी नहीं पता होगा, एंड दैट्स मैं उनको दिमाग में रखकर मैं थोड़ा इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ना आते प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है, रिटन एविडेंस एग्जिस्ट। मैं देखो एक चीज और, मैंने जो मतलब वो जो सोर्स ये लिखा है, मैंने अपना थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से लिखा है, ठीक है। तो नोट्स आप बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, लेकिन अपने शब्दों में बनाइए। कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो नोट्स किसी काम के नहीं, कबाड़ में चले जाएंगे। तो मेरा काम है आपको समझाना, इसलिए मैंने यहाँ पे जो नोट्स बनाए वो शॉर्ट शॉर्ट से बनाए, ताकि मैं आपको समझा सकूं। आपको अपने नोट्स समझने के बाद लिखने, ओके। तो देखिए प्रोटो हिस्ट्री में क्या है कि रिटन एविडेंस एग्जिस्ट करता है बट नॉट रीडेबल। फोकस करिए, रीडेबल एंड आर्कोलॉजिकल मटेरियल एग्जिस्ट। प्रोटो हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है, वो समय काल है जहां पे आपको लिखित वाले एविडेंस मिले हैं और साथ में आर्कोलॉजिकल मटेरियल भी आपको मिला है। मतलब जैसे कि प्रोटो हिस्ट्री जो सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन आप जब पढ़ोगे तो उसमें क्या है, हमें लिखित एविडेंस मिले हुए लेकिन नॉट रीडेबल, मतलब हम उसको पढ़ नहीं पाए, हम उसको समझ नहीं पाए। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो उन्होंने लिखित रूप में हमें एविडेंस मिले हैं ना, उसको हम समझ नहीं पाए, अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, हम अभी तक नहीं पता कर पाए। लेकिन उस टाइम पीरियड में हमें रिटन एविडेंस तो मिले हैं लेकिन उसे पढ़ नहीं पाए, साथ में आर्कोलॉजिकल मटेरियल मिला है, ठीक है। तो इसके आधार पर हमने हिस्ट्री को क्रिएट किया है। ठीक उसी तरीके से हिस्ट्री क्या होता है, जिसमें रिटन एविडेंस और आर्कियोलॉजिकल बोथ एविडेंस हमें मिले हैं और रिटन एविडेंस को हम पढ़ भी पाए हैं। जैसे कि आ, आ, ये मौर्यन एम्पायर का जितना भी, वहां पे हमें लिखित एविडेंस भी मिले हैं, आर्कोलॉजिकल मटेरियल भी मिला है, और दोनों को हम पढ़ पाए हैं, समझ पाए हैं, एंड दैट्स व्हाई हमने हिस्ट्री बनाई है। आई बात समझ? चलिए, आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। ठीक है, नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जो भी आपके डाउट हो रहे हैं मैं इसको रिजॉल्व करूंगी। थोड़ा सा भी देख लेते हैं। देखिए, अब सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में मैंने आपको कहा कि सोर्स, तो एशियंट हिस्ट्री का सोर्स क्या है, तो दो टाइप के सोर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है लिटरेरी सोर्सेज, एक होता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल समझ गया, फिजिकल रिमेन्स, एंड लिटरेरी सोर्सेज मतलब लिखित में, ठीक है। तो दो ही टाइप के सोर्स, आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है, या तो लिखे हुए मिले हो, ठीक है, या फिर आर्कोलॉजिकल सामान मिल गया हो धरती में से कुछ भी करते हैं, समझ आ रहे हैं? तो दो टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज दो तरीके के होते हैं।
एक होते इंडिजीनियस, होते थे, मतलब उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, समझ रहे हो, इंडिजीनियस सोर्स एंड द फॉरेन सोर्स। ठीक है, आज भी होते हैं तो। ठीक है, अब लिखित रूप में क्या होता है, हो सकता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मतलब क्या होता है, इंडिया का। ठीक है, इंडिया के बारे में और इंडिया के लोगों ने लिखा है। आई बात समझ। एंड फॉरेन सोर्सेस क्या है, इंडिया के बारे में लिखा है लेकिन किसने लिखा है, फॉरेन लोगों ने लिखा है, दूसरे देशों के लोगों ने लिखा था। मतलब अब सिंपल शब्दों में समझो कि सोर्स जो है हमारा वो क्या है, लिटरेरी और आर्कोलॉजिकल है। हम लिटरेरी की बात करते हैं कि लिखित रूप में जो हमें, हम लिखित रूप में जो हमें प्रमाण मिले हैं जिसके थ्रू हमने हिस्ट्री बनाई है, वो दो तरीके के हैं, एक इंडिजीनियस सोर्सेस, एक होते हैं फॉरेन सोर्सेस। इंडिजीनियस सोर्स का मतलब होता है कि इंडिया के बारे में लिखा हुआ है और जो इंडिया के जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने अपनी इंडिया के बारे में लिखा है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिटन एविडेंस है। ठीक है, और वो क्या किस में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, इंडिजीनियस सोर्स में आएगा। क्यों, क्योंकि कौटिल्य कौन थे, इंडियन थे, साथ में किसके बारे में लिखा उन्होंने, इंडिया के बारे में लिखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इंडिजीनियस सोर्स हो जाएगा। फॉरेन सोर्सेस हो जाएंगे क्या, ये इंडिया के बारे में तो लिखा है लेकिन बाहर के लोगों ने लिखे। जैसे बहुत सारे आपको जो ट्रैवलर्स होंगे उस टाइम पे ना, जो बाहर के जो लोग होते थे, डिप्लोमेट्स होते थे, उस टाइम पे भी होते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज के डिप्लोमेट्स होते, उस टाइम पे भी डिप्लोमेट्स होते थे। ठीक है, या राजदूत, ये जो कहते थे ना कि लोग आते थे दूसरे देश से इस देश में जानने के लिए कि क्या हो रहा है, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो जब यहाँ पे आते थे वो ऑब्जर्व करते थे लोगों को। ठीक है, एंड उसके बाद वो लिखते थे बुक। तो उसे कहेंगे ये वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, फॉरेन सोर्स में आ जाएगा। वो कौन कौन है वो हम बाद में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट आता है रिलीजियस सोर्स। ठीक है, अब इंडिजीनियस में दो तरीके से आते हैं, एक होता है रिलीजियस सोर्स, एक होता है नॉन रिलीजियस, और इसे सेकुलर सोर्स भी कहते हैं। देखो, रिलीजियस सोर्स मतलब हो सकता है ना कि भाई इस देश में रहकर जो यहाँ पे जो लोग रहते थे उन्होंने रिलीजियस बुक भी लिखी होंगी। ठीक है, एंड कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे भी, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिन्होंने क्या है, सेकुलर सोर्स, मतलब सेकुलर चीजें लिखी होंगी, जो किसी देश के बारे में, मतलब कोई रिलीजियस के बारे में ना लिखा हो, कोई भक्ति वगैरह के बारे में ना लिखा हो, सिंपल अपना नॉर्मल चीजें लिखी हो कि हमारे देश में ये है, व्यापार ऐसे चल रहा है, ये क्या आ जाएंगे, सारे सेकुलर सोर्स आ जाएंगे। या सभी धर्मों के बारे में बात की हो, नॉर्मल किसी एक धर्म के बारे में बात ना की हो, तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, नॉन रिलीजियस सोर्स में आ जाएंगी। देन आता है नॉन रिलीजियस सोर्स, मतलब सेकुलर सोर्स तीन, इसमें तीन डिवाइड किया गया है। एक होता है हिस्टोरिकल टेक्स्ट, बायोग्राफिकल टेक्स्ट एंड ऑटोबायोग्राफी टेक्स्ट। हो सकता है सेकुलर सोर्स में हिस्ट्री टेक्स्ट लिखा हो कि भाई हिस्ट्री कि उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, ये सारी चीजें इसमें लिखी हो हिस्टोरिकल टेक्स्ट में। देन बायोग्राफिकल टेक्स्ट, उस टाइम पे लोग बायोग्राफी लिखते थे राजा महाराजाओं की, उनकी रानियों की। ठीक है, तो भाई बायोग्राफी लिखी गई है बहुत सारी। देन ऑटोबायोग्राफी है, बहुत सारे राजा ने खुद अपनी बायोग्राफी लिखी है। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब एक चीज मैं आपको और याद दिला दूं कि यहाँ पे अभी हम बुक्स वगैरह के बारे में मेंशन नहीं करेंगे, जैसे कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या लिखे हैं। ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो चैप्टर के साथ साथ में हम सारे बुक्स को कवर करेंगे, ऑथर को कवर करेंगे। क्योंकि अगर मैं इसी चैप्टर में सोर्स ऑफ एशियन हिस्ट्री कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने ये एक अलग से चैप्टर बनाया था। ठीक है, तो इसमें अगर मैं अभी से सारे बुक्स के नाम बता दूंगी, अभी से ऑथर के नाम बता दूंगी, तो पहली बात आप इंटरलिंक नहीं कर पाओगे एक दूसरे से कि क्या आपको रटना 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 पड़ेगा। जबकि जरूरी नहीं है कि हिस्ट्री को आपको रटा जाए, हमेशा बस हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि हिस्ट्री को रटना है, बट ऐसा नहीं है। यूपीएससी के लिए स्पेशली अगर आप रटने बैठ के हिस्ट्री को, तो आपका बेड़ा गर्क तय है। हिस्ट्री में आप रट नहीं सकते, यूपीएससी के लिए अगर खासकर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटरलिंक कैसे पढ़, इंटरलिंकिंग कैसे करना है, ये किस तरीके से हमें समझ के हिस्ट्री को पढ़ना है, तो वो हम, मैं आपको बताऊंगी और हम वैसे ही पढ़ेंगे। ये सिर्फ रट्टू तोता करने से काम नहीं चलने वाला, या रट्टू तोता की तरह बस पढ़ लिया या फैक्ट्स याद कर ले, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहीं पर आपको बुक्स के नाम बता दूंगी, ऑथर के नाम बता दूंगी, तब तोते की तरह रट लोगे। एंड उसका बिलीव मी कोई मतलब नहीं बनता है, आप उसको पक्का गलत करके ही आओगे। इसलिए जितने भी बुक्स हैं, जितने भी मतलब ऑथर है, हम सबको पढ़ेंगे लेकिन चैप्टर वाइज। जो जो चैप्टर्स हम पढ़ते जाएंगे उसमें ऑटोमेटिक बुक्स के नाम आते रहेंगे, तो हमने वहीं पे कवर किया है। मैंने इस चैप्टर में चैप्टर्स के मतलब बुक्स वगैरह के नाम नहीं लिखे। ठीक है, ना आता है आर्कोलॉजिकल सोर्स। मैंने कहा कि भाई आर्कोलॉजिकल जो भी फिजिकल रिमेन्स हमें मिले हैं और उससे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, तो उसको हम आर्कोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्स में क्या क्या धरती से क्या क्या मिल सकता है भाई, खुदाई में हमें मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि ताजमहल। तो ताजमहल क्या है, किसमें आएगा, ये आर्कोलॉजिकल सोर्स में आएगा, लिटरेरी सोर्स में तो नहीं आएगा, आर्कोलॉजिकल सोर्स में आएगा। ठीक है, तो क्या ताजमहल से हम अपनी हिस्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं, यस या नो, एब्सोल्युटली यस।
हिस्ट्री जैसे ताजमहल है, आप देखने जाते हो, आप क्या देखते हो उसमें? आप उसका आर्किटेक्चर देखते हो, आप उसका कलरिंग देखते हो, आप उसके गार्डन जो बनाए हुए हैं वो देखते हो, उसमें जो मतलब डिजाइन बने हुए हैं, वो देखते हो, ठीक है, स्टोन कौन सा इस्तेमाल किया है, वो देखते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, आप इससे पता कर पा रहे हो कि अच्छा इन्होंने ये कलर इस्तेमाल किया था, इसका मतलब उस टाइम पे कलर कैसे हुआ करते थे, कहाँ से वो कलर लिए आए होंगे। उन्होंने आप ताजमहल जाकर देखते हो कि अच्छा पत्थर मार्बल लगा रखे, अरे मार्बल कैसा होता था, क्या आज के डेट में ये मार्बल मिलता है? उस टाइम पे मिलता था, कहाँ मिलता था, कैसे मिलता था, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि अच्छा गार्डन का सिस्टम है, ताजमहल में साइड साइड में गार्डन वगैरह है। अच्छा ये गार्डन सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था? हमें हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ना है। तो ये क्या कर रहे हैं, तो हम हिस्ट्री को वापस आर्कोलॉजिकल मटेरियल से क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री को क्रिएट कर रहे हैं। हम आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, इसको क्रिएट किया गया है। किसने किया है? हिस्टोरियंस ने क्रिएट किया है। किसके आधार पे किया है? आपके लिटरेरी सोर्सेस, मतलब जो लिखित में मिले हुए हैं, या फिर आर्कोलॉजिकल सोर्स के आधार पर हमने हिस्ट्री को क्रिएट किया है। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई हो, ठीक है। तो जैसे आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स को देखकर आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, तो हमने किया। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जब भी मॉन्यूमेंट्स पे, पिलर्स पे, दीवारों पे, चट्टान पे जब हम कुछ लिख देते हैं, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। मैं आगे भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इस इंस्क्रिप्शन के थ्रू भी आप हिस्ट्री को क्रिएट करते हो। जैसे मान लो कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे रहती थी, ठीक, और मैं उनका कोई दरबारी थी। जस्ट सपोज मैं आपको समझा रही हूँ। और भाई मेरा मन हुआ कि यार आज मैं अपने राजा के बारे में लिखूं, ये बड़ा दुष्टी राजा है, ये बहुत अच्छा राजा है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद माय राजा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक दीवार पे उस राजा के बारे में लिख दिया, ठीक। अब जब मैंने राजा के बारे में लिख दिया, तो क्या होगा? मान लो अब आज के डेट में आप नौजवान लोग, जब आप ऐसे क्रिएट मतलब खुदाई करोगे और आपको वही दीवार मिला, उस दीवार पे लिखा है कुछ, और आपने उसको पढ़ भी लिया, समझ लिया, तो आपको मेरे कुछ तो पता चलेगा ना मेरे बारे में, कि मैंने लिखा, मेरी हैंडराइटिंग ऐसी हुआ करती थी। अच्छा लोग इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे। अच्छा लोगों को लिखना भी आता था क्योंकि मैंने लिखा हुआ है। अच्छा जिस दीवार पे लिखा है वो दीवार इस रॉक से बना था, ठीक है। तो अच्छा ये रॉक उस टाइम पे ऐसे रॉक्स मिलते थे, समझ रहे हो? अच्छा ये रॉक उस जगह पे उस टाइम पे यहाँ पे मिलता था। तो इस तरीके से हम हिस्ट्री को कैसे क्रिएट करते हैं। देन आता है कॉइन्स। भाई उस जमाने आज जैसे आप करेंसी का इस्तेमाल करते हो, पैसा 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 का इस्तेमाल करते हो, उस समय भी लोग पैसे इस्तेमाल करते थे। अच्छा पैसा कब इस्तेमाल हुआ, कॉइन्स कब, कैसे कैसे कॉइन्स वगैरह हुए, क्या क्या हुआ, पैसा कैसा था, वो सब हम बात करेंगे। लेकिन अभी अभी ये समझने की बात है कि जो कॉइन्स था, कॉइन्स से आपको कैसे हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, कॉइन्स से आपको कैसे हिस्ट्री पता चल सकता है, एब्सोल्युटली पता चल सकती है। भाई देखो, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का समय, सपोज कि उन्होंने कोई आपको उनका कॉइन्स होगा, ठीक है, उन्होंने कॉइन बनाया, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। उस कॉइन पर जो वो लिखते थे, जो एनिमल का कोई पिक्चर लगाया होगा, या जो इंसान का पिक्चर लगाया होगा, या सोने के कॉइन इशू करते थे, या चांदी का कॉइन इशू करते थे, या किसी भी टाइप का, कैसा हो, तो उन चीजों से भी हम हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, ठीक। देन आता फिजिकल मटेरियल्स, वही पोर्ट्री हो गया, कोई सामान मिल गया। अब इसे मटेरियल्स में आगे सिंपल चीजें, जैसे मान लो उस टाइम का ज्वेलरी मिल गया, आप ज्वेलरी से पता कर सकते हो आज की ज्वेलरी और उनकी ज्वेलरी में डिफरेंस पता कर सकते हो, राइट। पोट्रीज मिल गई, आज भी आप अपने घर में पोट्री रखते हैं डेकोरेशन के तौर पर, खाने में इस्तेमाल करते हैं पोट्रीज का, उस टाइम पे भी होते थे। तो आप उन पोट्री से भी आप आज मतलब उस टाइम का आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, राइट। जैसे कि उस टाइम का मान लो कोई कपड़ा मिल गया, कपड़े से आप पता कर सकते हो कि क्या हिस्ट्री रही होगी। आई होप आपकी बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट था। हाँ तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, ज्यादा मुश्किल नहीं है यार ये सब चीजें। ओके, तो ये लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर का। इसके बाद आता है इंस्क्रिप्शन, ठीक है। मैं आपको बता दें वैसे कि देखो इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, नीचे समझ लो। कि देखो यहाँ पे नीचे लिखा है, इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन्स, मील्स, कॉपर कॉपर शीट्स, पिलर्स एक्सेट्रा, ठीक है। जब हम कुछ भी, ठीक है, जब आप किसी भी बड़े चट्टान पे, पत्थरों पे, आर्की मतलब पिलर्स पे जो बनते थे, या फिर बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स पे जो आप लिख देते हो, दीवारों पे लिख देते हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, इंस्क्रिप्शन कहेंगे, ठीक। आगे बात समझ। उसके बाद जो व्यक्ति, ठीक है, इंस्क्रिप्शन की स्टडी कर रहा होता है उसको एपिग्राफिस्ट कहते हैं, ठीक है। और इंस्क्रिप्शन की स्टडी करने को क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। क्या बात समझ आई या नहीं आई? चलो बताती हूँ, एक बार और बताती हूँ। जब मतलब जो इंस्क्रिप्शन की, जब स्टडी की करता है ना इंस्क्रिप्शन की,
जब हम स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शन की, उसको एपिग्राफी कहते हैं। एंड जो व्यक्ति इंस्क्रिप्शन की स्टडी करता है, उसको एपिग्राफिस्ट कहते हैं। ये एक छोटा टर्म था जो आपको पता चल जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था। तो जो ये सोर्स ऑफ एशियन हिस्ट्री है, ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। अब इसका एमसीक्यूज कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, चैप्टर सिर्फ ओवरव्यू करने के लिए था। मेन जो एशियन हिस्ट्री स्टार्ट है वो प्री हिस्ट्री से स्टार्ट है, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना। आई थिंक मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, प्लीज कर देना, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे इसके लिए कंटिन्यू कर सकूं। और बाकी जो भी डाउट्स वगैरह होंगे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कर दूंगी। और नेक्स्ट चैप्टर जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।